IVM। वीकेंड की शुरुआत क्रिकेट की बात के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति, क्योंकि आज दिन बहुत बड़ा है। आज आईपीएल सीजन 14 का आगाज हो रहा है और दो बड़ी टीमें आमने सामने होंगी। हम बात कर रहे हैं आरसीबी और मुंबई इंडियंस की, और मुकाबला होगा चेन्नई के मैदान पर। और इस मुकाबले पर दुनिया भर की निगाहें टिकी है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछली बार जब आईपीएल में आमने सामने हुए थे और आईपीएल सीजन 13 खत्म हुआ था, तो कई तरह के विवाद निकलकर सामने आए थे। और इन विवादों का जवाब हालांकि ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तब एक दूसरे के सामने ये खिलाड़ी नहीं हुए थे। लेकिन इंग्लैंड के साथ जब सीरीज शुरू हुई तो ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने हुए और कुछ मैचों के बाद कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान को तो जिताते नजर आए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए ये दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या कुछ टीम कॉम्बिनेशन खिलाएंगे और क्या होगा पहले मैच में। यह हर किसी के जहन में सवाल है, और इस सवाल का जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम है, पूर्व सेलेक्टर और पूर्व क्रिकेटर। सबा, चाय की प्याली और अगर कॉफी का कप आपके हाथ में है तो शायद इस बात को लेकर आप टेंशन में होंगे कि रोहित शर्मा के साथ चाय पी जाए या कोहली के साथ कॉफी, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ आज उतर रही हैं आईपीएल के पहले मैच में। राजीव, जिस तरह से जो अंतर चाय और कॉफी में है, कुछ उसी तरह का अंतर रोहित शर्मा और विराट कोहली की पर्सनालिटी में भी है। और मैं तो हमेशा इसको बड़े पॉजिटिव नजरिए से देखता हूँ कि देखिए, भारतीय टीम के लिए एक प्रकार की ये ब्लेसिंग है, क्योंकि हर जो खिलाड़ी है उसका कैरेक्टर अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, उसके खेलने का ढंग अलग होता है। और यही हम लोगों को देखने को मिलता है रोहित शर्मा और विराट कोहली की पर्सनालिटी में, उनके कैरेक्टर में। और इसी वजह से दोनों ने कम से कम एकजुट होकर भारतीय टीम के लिए सोचना शुरू कर दिया है, और इन दोनों का प्रदर्शन टीम के हित में अच्छा रह रहा है। अब रही आईपीएल की बात, तो यहाँ पर अचानक ही सब कुछ बदल सा जाता है। दोनों जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग खेमे में चले जाते हैं, उनकी अप्रोच में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है, और कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स है जिंदगी जीने का, क्रिकेट खेलने का, कप्तानी करने का। और इसी वजह से जो कई बार इस तरह की बातें निकल कर आती हैं कि पर्सनालिटी क्लैश है और वो इंडियन टीम के लिए सही नहीं है। तो ये सारी बातें इसी वजह से निकल कर आती हैं। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा माउथ वाटरिंग क्लैश या फिर माउथ वाटरिंग आगाज आईपीएल 14 का और नहीं हो सकता है। एक चैंपियन टीम का मुकाबला होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर में कैप्टन वर्सेस वाइस कैप्टन। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है राजीव। सबा, और जो कुछ तस्वीरें आ रही थी इस मैच से पहले, अनुष्का ने विराट को उठा के इस बात के संकेत हालांकि दिए कि ट्रॉफी आपके पास नहीं है, थोड़ा वजन आपका हल्का है। और वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो रितिका ने उनको उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी 5 ट्रॉफी है उनके पास। बहुत भारी वजन है रोहित शर्मा का आईपीएल में। कैसे आप देखते हैं? और रोहित शर्मा ने संकेत भी दिए जब आईपीएल शुरू हो रहा था, 5 कप रख के उन्होंने एक विज्ञापन में कहा कि छठे कप का इंतजार है, यानी कि वो हैट्रिक लगाने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं। और शुरुआत अगर बेहतर होती है तो शायद कहते हैं हमेशा कि आगाज अच्छा है तो फिर आप अंजाम भी अच्छा होगा। क्या कुछ आप संकेत निकाल पा रहे हैं जिस तरह के प्रैक्टिस सेशंस आपने देखे, जिस तरह की खबरें निकल कर आई दोनों खेमों से? और विराट की अगर हम बात करें, विराट इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद सीधे घर चले गए, 12 बबल उन्होंने तोड़ा, लेकिन रोहित शर्मा सीधे अपने मुंबई इंडियंस के कैंप में गए। ये किस तरह के संकेत आप देखते हैं दोनों कप्तानों की तरफ से? देखिए, मुंबई इंडियंस की जो टीम है एक पूरी तरह से कंप्लीट टीम है। उनको मालूम है कि विनिंग फॉर्मूला क्या है, सक्सेस किस तरह से अचीव करना है। उनके पास भरपूर आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास इस वजह से है कि उनके पास शानदार मैच विनिंग रिसोर्सेज है। उनके जो ओवरसीज प्रोफेशनल्स हैं वो काफी सालों से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता नहीं है मुंबई इंडियंस के उनकी टीम में। उनकी जो ऑक्शन होती है, जो जिस तरह के खिलाड़ी को वो खरीदते हैं, वो बहुत सोच समझ कर खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से उन्होंने इस बार पीयूष चावला को लिया है, उनको लगता है कि एक और लेग स्पिनर अगर उनकी टीम में रहेगा तो उसका वो फायदा उठा सकते हैं। अब कब उनकी जरूरत पड़ेगी ये समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि उनकी कंप्लीट टीम है, और इसी वजह से रोहित शर्मा का अप्रोच भी कुछ अलग किस्म का रहता है। तो वो एक इस प्रकार के कप्तान है कि पूरी छूट देते हैं प्लेयर्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी है राजीव। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के ऊपर विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा ये जो हाल ही में इंग्लैंड के विरुद्ध श्रृंखला हुई थी, वहां पर हार्दिक पांड्या को अगर एक खिलाड़ी समझ सकता है और एक खिलाड़ी अगर कंट्रोल कर सकता है तो वो है रोहित शर्मा। जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग करते समय हार्दिक पांड्या से बात की, सबको मालूम हो जाता है। क्या सब हम कह सकते हैं दो अलग तरीके के रिंग मास्टर होंगे मैदान पे? एक प्यार से
फुसला के अपनी टीम को मैनेज करता है और दूसरा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एग्रेशन से टीम को मैनेज करता है। दो अलग तरीके के रिंग मास्टर नजर आएंगे और दोनों का जो सक्सेस रेशियो है कम से कम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो विराट कोहली का अच्छा आईपीएल में नहीं रहा है। पर दोनों की अलग अलग स्टाइल है कप्तानी। सभा बड़े जबरदस्त आंकड़े हैं विराट कोहली के। मैं इस पे आगे आऊंगा और मैं जो हमारे फैंस हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी जान के आश्चर्य होगा कि रोहित शर्मा ने बैटिंग डिपार्टमेंट में लगभग हर जगह विराट के पीछे खड़े हुए हैं। और इस इन आंकड़ों पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी रिंग मास्टर पे जरा आप बताएं कि कौन सा रिंग मास्टर ज्यादा आपको बेहतर लग रहा है, गुस्से वाला या प्यार से बात करने वाला? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है राजीव के T20 एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट होता है, बहुत ही टेंशन वाला ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पर अगर आप शांत स्वभाव के साथ कप्तानी करेंगे तो फिर जो आपके जो प्लेयर्स रहते हैं, जो कलीग्स हैं आपके, उनको भी लगता है कि कप्तान कंट्रोल में है। कई बार मुझे लगता है कि T20 में विराट कोहली को अपना जो टेंडेंसी है, जो उनको एक्साइटमेंट लेवल है, जो एग्रेशन है, अगर वो थोड़ा बहुत नीचे ले आएंगे तो मुझे लगता है उससे टीम को फायदा मिलता है। कई बार विराट कोहली की कप्तानी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि स्टेक्स को बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा देते हैं और प्लेयर्स का दबाव बढ़ता जाता है। रोहित शर्मा में इस तरह की बात नजर नहीं आती है। बहुत ज्यादा शांत स्वभाव से प्लेयर्स से बात करते हैं और विश्वास दिखाते हैं प्लेयर्स के ऊपर। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये परिवर्तन विशेष करके T20 के फॉर्मेट में विराट कोहली की कप्तानी अगर नजर आने लगेगा तो उनकी टीम के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। और अगर हम सभा बात करें, क्योंकि ज्यादातर मौकों पे आप दोनों रोहित और विराट के साथ होते हैं, लेकिन अगर आपके सामने वड़ा पाव का रख दें ऑप्शन और छोले भटूरा खाने का सुबह सुबह नाश्ते में, तो आप किसके साथ जाएंगे? इससे ही फैंस को पता चल जाएगा कि आप किसके साथ हैं शुरुआती लम्हों में। एक्चुअली मैं दोनों में से कोई भी चीज खाता नहीं हूँ ब्रेकफास्ट पर जी। मेरा बड़ा ही सरल सा ब्रेकफास्ट होता है, मैं टोस्ट और अंडा खा लेता हूँ बस। पर अगर आप कप्तानी के बारे में देखें तो अगर मुझे टेस्ट बता दें, टेस्ट से पता चल जाएगा कि टेस्ट क्या अच्छा लगता है वो। मुझे तो बड़ा पाव ही सही लगेगा राजीव। तो मैं अपने आप को, अगर मैं किसी टीम में जाना चाहूंगा, अगर मुझे ऑप्शन दिया गया कि आप किसकी कप्तानी में खेलना चाहेंगे, मैं बोलूंगा रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुझे जरा ज्यादा समय मिलेगा, स्पेस मिलेगा परफॉर्म करने का, और मेरी बात सुनने का भी कप्तान मुझे मौका देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। सवाल, लेकिन जो कुछ दुबई में हुआ और दुबई इंसिडेंट के बाद जो कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई थी, रोहित शर्मा टीम के साथ ट्रैवल नहीं किए, फिर वहां जाके विराट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था, मुझे नहीं पता उनके फिटनेस लेवल के बारे में। ये चीजें जब आईपीएल की आप जर्सी पहनेंगे, आपको लग रहा है वो खटास वो कहीं ना कहीं आपके कोने में, आपके दिमाग के कोने में बैठी रहती है, जो निकल कर आती है जब आप एक दूसरे के अगेंस्ट में खेल रहे होते हैं? राजीव, मुझे लगता है ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसके बाद जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन हमने देखा होम सीरीज में, वो सारी बातें पुरानी हो गई है। पर हाँ, एक बात है कि दोनों ही जो प्लेयर्स हैं, रोहित और विराट, ये मैच विनर हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं हमेशा। तो उस प्रकार का क्लैश तो हम नहीं कहेंगे, पर हाँ, वो राइवलरी जो है बहुत हेल्दी राइवलरी है ये, और दोनों ही एक दूसरे को आउटडू करना चाहेंगे। मुझे लगता है ये अच्छी बात होती है। ये T20 के लिए अच्छी बात है, आईपीएल के लिए अच्छी बात है कि आपके पास दोनों स्ट्रॉन्ग कैप्टन हैं तो चाहते हैं कि अपनी टीम जीते। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आईपीएल का रोमांच इसी प्रकार से ही बढ़ता है। और समा, अगर आप थोड़ा हेड टू हेड पे भी बात कर लें, मुंबई इंडियंस और आरसीबी जब आमने सामने हुई है, अभी तक 27 मुकाबलों में 17 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। और मजे की बात है कि पिछले जो 10 मुकाबले हुए हैं उनमें से 8 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। यानी कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, अगर हम आईपीएल हिस्ट्री को उठा के देखें, मुंबई इंडियंस का डोमिनेंस नजर आया है इस पूरे आईपीएल में। क्या किस तरह से आप देखते हैं? ये बात होगी विराट के जहन में कि यार मुंबई एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट उनका सक्सेस रेट बहुत खराब है, मैचेस वो जीत नहीं पाते हैं। और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी है सभा की, दोनों ही टीमें अपने ओपनिंग मैच जीत नहीं पाती है, ये एक बड़ा सेटबैक है दोनों टीमों के साथ। हाँ, इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लैश होगा। देखना ये है कि दोनों में से कौन टीम जीतती है। देखिए, ये बातें जो है दिमाग में जरूर चलती हैं और इसी प्रकार की आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं राजीव। आरसीबी यहाँ पर यही स्ट्रैटेजी बना रहा होगा कि मुंबई इंडियंस को अगर वो हरा देते हैं तो आप सोचिए उनका आत्मविश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, उनके जो कॉम्बिनेशन के ऊपर उनका विश्वास बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी बातें जो है इर्द गिर्द जुड़ी रहती हैं एक विनिंग स्टार्ट के साथ। तो इस पर जरूर ध्यान रहेगा आरसीबी का। मुंबई इंडियंस के सक्सेस का राज यही है, चाहे वो विराट कोहली की टीम के साथ हो या फिर आईपीएल में हो, कि वो बहुत ही सेटल कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरते हैं। उन्होंने अपने यंगर प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है। एक साल के बाद वो किसी को हटाते नहीं, अनलेस ऑक्शन में वो खिलाड़ी को कोई और खरीद क्यों ना ले।
तो मुझे लगता है ये जो विश्वास दिखाते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर, इसी वजह से कई ऐसे खिलाड़ी जो दूसरे आईपीएल टीमों में अच्छा नहीं किया जिन्होंने, वो यहाँ पर आकर शानदार प्रदर्शन करते हैं। इस तरह का इन्वायरमेंट मुंबई इंडियंस के पास है, उनका बड़ा ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रहता है। महिला जयवर्धने की जो कोचिंग स्टाइल है, वो रोहित शर्मा की कप्तानी की स्टाइल से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है मुंबई इंडियंस को। आरसीबी को मुझे लगता है वहीं पर ध्यान देना होगा कि मुंबई इंडियंस की कमजोरियां क्या हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, और उसके साथ साथ उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम किया जाए। आरसीबी की जो खुद की जो कमजोरियां हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, और आप एक खुले मन के साथ, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ मैदान में उतरे, और प्रयास यही होना चाहिए कि आप पहला मैच जीतें। सवाल, लेकिन आपने क्योंकि जयवर्धने की बात की, मैं सपोर्ट स्टाफ देख रहा था मुंबई का, और ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्की टीमों के खिलाफ तो सपोर्ट स्टाफ भी इनका मैच जीत सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम है उससे बड़ा सपोर्ट स्टाफ लेकर मुंबई इंडियंस चलता है, जो ये दर्शाता है कि हर एक खिलाड़ी पे मैन टू मैन मार्किंग की बात हम फुटबॉल में सुनते हैं, क्रिकेट में मैन टू मैन मार्किंग अगर देखनी है तो मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस को देखना पड़ता है। मैन टू मैन मार्किंग होती है राजीव, और सबसे बड़ी बात है कि 12 महीने की ये मार्किंग होती है, जी और ये बहुत कम आईपीएल की टीम करती है, तो मुझे लगता है कोई और आईपीएल टीम करती नहीं है। हर एक खिलाड़ी जो मुंबई टीम के साथ रहता है, और उसके बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, उसके फिटनेस लेवल्स के बारे में, सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है टीम मैनेजमेंट द्वारा। और इसी वजह से जो सपोर्ट स्टाफ है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, एक प्रोफेशनल सपोर्ट स्टाफ है उनका, और हर एक सपोर्ट स्टाफ का वर्क प्रोफाइल पहले से बनाया गया है, तो मुझे लगता है वो ओवरलैपिंग होती नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। पर अंत में हेड कोच के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है राजीव। बिल्कुल, और कैप्टन के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है, क्योंकि कैप्टन अगर परफॉर्म कर रहा है आपका और कंसिस्टेंट है, तो फिर आपकी टीम की ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सभा। और मैं दोनों कैप्टन का रिकॉर्ड देख रहा था, कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड है आईपीएल में। विराट कोहली ने 4,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, रोहित ने 3,000 से ज्यादा रन। लेकिन जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है वो बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी की जो हम बात करते हैं सभा। हम सोचते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े हिटमैन है रोहित शर्मा, लेकिन आईपीएल में लगभग हर मोर्चे पे विराट रोहित से आगे खड़े हैं। वो चाहे चौके लगाने की हम बात करें, 370 चौके विराट ने लगाए और 158 छक्के। वहीं अगर हम रोहित की बात करें तो 277 चौके हैं और 116 छक्के। स्ट्राइक रेट एक बड़ा फैक्टर होता है T20 फॉर्मेट में। 130 का स्ट्राइक रेट रोहित का है और 134 का है विराट का। ये इसको आप कैसे देखते हैं कि टीम सक्सेस में जहां जाए मुंबई आगे है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में विराट बहुत आगे खड़े नजर आते हैं आईपीएल में भी। इसका मतलब ये भी है राजीव के क्रिकेट एक टीम गेम है। एक खिलाड़ी एक टीम को नहीं जिता सकता है, उसके पास अन्य खिलाड़ी होने चाहिए, मैच विनर्स होने चाहिए, तभी आप मैच जीत सकते हैं। और साल दर साल विराट कोहली के बल्लेबाजी के सामने कोई और सानी नहीं है, अगर हम सिर्फ टॉप ऑर्डर की बात करें। और वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए इतने बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। उनका बाउंड्री परसेंटेज हाई है, उनका जो टोटल टीम के जो कंट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा उनका परसेंटेज ऊपर रहता है। पर इन सब चीजों के बावजूद उनकी टीम को सक्सेस मिलती नहीं है। रोहित शर्मा ब्लेस्ड है कि उनके साथ कई ऐसे युवा प्लेयर्स हैं जो हमेशा से परफॉर्म करते आते हैं। और मुंबई इंडियंस की बात एक बात और भी है राजीव, कि वो ओवरसीज प्रोफेशनल्स पर ही पूरा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास होम ग्रोन जो टैलेंट है वो इतना ज्यादा है। आरसीबी की एक और समस्या ये रही है कि उनके पास जो होम ग्रोन टैलेंट है, अब पिछले साल सिर्फ देवदत्त पाडिक्कल को अगर हटा दिया जाए तो और कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं। बहुत कुछ उम्मीद करेंगे विराट कोहली इस बार के बॉलिंग डिपार्टमेंट, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, इस प्रकार के जो बॉलर्स हैं वो इस बार अच्छा करें। बीच में मिडिल ऑर्डर मुझे लगता है उनको एक और इंडियन बैट्समैन को खिलाना होगा। सचिन बेबी वो खिलाड़ी हो सकता है, रजत पाटीदार वो खिलाड़ी हो सकता है, प्रभु देसाई को उन्होंने लिया है वो एक खिलाड़ी हो सकता है। इनमें से किसी न किसी एक और यंगस्टर को सामने आना होगा। जिस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम में कई सारे होम ग्रोन टैलेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, पर विराट कोहली के बल्लेबाजी में, उनके एफिकेसी के बारे में निसंदेह इससे बड़ा खिलाड़ी इस समय कोई भी नहीं है T20 के फॉर्मेट में। और मजे की बात यह है कि इस आईपीएल में सब दो डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया कि वो पारी की शुरुआत करेंगे, और रोहित शर्मा ने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है एज अ फ्लोटर। मुझे लग रहा है कि टॉप 4 में वो कहीं पे भी खेल सकते हैं। ये किस तरह का साइन देख रहे हैं? बहुत ताकत है मुंबई के पास, इसलिए वो फ्लोटर हो जाते हैं, या आरसीबी की हम बात करें, टॉप 4 में अच्छा स्टार्ट नहीं मिला है ज्यादातर मौकों पे, हम दुबई में भी याद करें। इस वजह से विराट को ये कहना पड़ा कि वो पारी की शुरुआत करेंगे, और उनके जहन में है कि 2016 में अगर वो 5 शतक लगा सकते हैं तो फिर इस बार क्यों नहीं एज अ ओपनर। और दूसरा, रोहित शर्मा ने अभी तक शतक नहीं लगाया है सब आईपीएल में। हाँ, इसका मतलब यही है ना राजीव के
सब कुछ टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए विराट कोहली ने जो T20 श्रृंखला हुई थी इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा, जी। नंबर 4 पर आ गए, नंबर 3 पर आ गए, एक मैच में ओपन भी कर दिया। वो इस वजह से क्या कि उनको पता है कि उनकी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये बात आरसीबी के साथ लागू होती नहीं है। उनको मालूम है कि उनको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें वही खेले। उनको पता है कि उनको उनकी टीम को एक अच्छी शुरुआत की स्टार्ट है और अच्छी शुरुआत की जरूरत है, और वो सिर्फ विराट कोहली और देवदत्त ही दे सकते हैं। इसी वजह से वो अपने आप को मैक्सिमम टाइम देना चाह रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरी तरफ है रोहित शर्मा, उनको पता है वो नंबर 4 पर आएंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनके पास ओपनर्स हैं, डिकॉक है, ईशान किशन है। अगर ओपन करते हैं तो नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं, नंबर 4 पर ईशान किशन आ सकते हैं। तो कई सारे विकल्प हैं यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ, और इसी वजह से मजबूत है मुंबई इंडियंस की टीम। और मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रांग मूव है विराट कोहली का, राजीव। स्ट्रांग मैसेज है हर एक टीम। सिग्नल दिया उन्होंने एक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हर एक टीम के लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि मैं एक कप्तान हूँ, मैं एक बहुत बड़ा कप्तान हूँ। मैं इस बार दिखाने वाला हूँ कि मैं टीम के लिए खेलूंगा, मैं बड़ा स्कोर खड़ा करूंगा, और मेरी टीम में वो दमखम है इस बार आईपीएल जीतने का। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है। लेकिन ये दमखम इसलिए भी दिखाना पड़ेगा कि फैंस की निगाहें वो शतक ढूंढ रही है पिछले 1.5 साल से। मुझे याद आ रहा बांग्लादेश के खिलाफ जो शतक लगा, उसके बाद कोरोना काल आया, और कोरोना काल के बाद जब क्रिकेट शुरू हुई तब से विराट लग रहा है मानो शतकों का जो वैक्सीन लगाना चाहिए वो भूल गए। कोरोना का वैक्सीन तो आ गया, शतक का वैक्सीन आज लगेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए मतलब जो भी कह ले विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं शतक नहीं लग रहा है, उनको फर्क पड़ता नहीं है, टीम जीत रही है, पर अंत में एक बड़े खिलाड़ी को फर्क पड़ता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या फिर उसके पहले सुनील गावस्कर हो या फिर इस समय विराट कोहली क्यों ना हो। और ये एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि कई बार 70-80 करने के बाद या फिर 90 करने के बाद अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है राजीव, तो लगता है ये क्या हो गया। इसके पहले तो कभी मैं अटकता नहीं था, 90 में या फिर 80s में। ये अचानक क्या हो रहा है कि मैं 80s 90s में अटक जा रहा हूँ, अच्छा खेलने के बावजूद मैं अटक जा रहा हूँ। तो ये बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली कुछ अलग प्रकार की स्ट्रेटजी जरूर बना के आएंगे कि अगर वो 70-80 बना लेते हैं तो उसके बाद उनका क्या फॉर्मूला होना चाहिए 100 अचीव करने के लिए। बस एक 100 की जरूरत है, फिर से वो रेलगाड़ी जो है पटरी पर आ जाएगी। पर ये एक सोचने वाली बात जरूर है विराट कोहली के लिए। बिल्कुल, वो वैक्सीन आज लगा के आते नहीं, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल थोड़ा हेड टू हेड का एक आखिरी सवाल और है, फिर हम टीम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे सबा। और ये हेड टू हेड में मुंबई इंडियंस 118 मैच ओवरऑल जीती है आईपीएल में, और अगर हम आरसीबी की बात करें तो 89 मैचेस उन्होंने ओवरऑल आईपीएल हिस्ट्री में जीते हैं। यानी कि ये जो फासला है वो थोड़ा सा कम करती हुई आरसीबी नजर आती है, और उसके पीछे का रीजन ये कि 3 फाइनल आरसीबी ने भी खेले हैं, फाइनल मुंबई इंडियंस से भी खेले, यानी कि मैचेस ज्यादा मिले हैं दोनों टीमों को। शुरुआत भले ही अच्छी ना हो, लेकिन डीजल इंजन की तरह एक बार गर्म हो गए तो फिर इस टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे। तो क्या वो डीजल इंजन दोनों, क्योंकि डीजल इंजन में इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्ट बड़ा खराब होता है दोनों का। हाँ, पर इस बार डीजल इंजन को में आरसीबी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि डीजल इंजन से उनको परिवर्तन करना पड़ेगा कोई अच्छे वाले टेक्नोलॉजी में राजीव, क्योंकि इस तरह का काम चलने वाला नहीं है। बुलेट ट्रेन एक किसी को बनाना पड़ेगा, खास करके आरसीबी को, क्योंकि देखिए मुंबई इंडियंस के पास डेप्थ है। वो इस प्रकार उनको मालूम है कि अगर उनका 1-2 मैच खराब भी चला जाता है तब भी वो वापसी कर सकते हैं। आरसीबी के लिए समस्या ये है कि उनकी शुरुआत अगर अच्छी नहीं हुई तो पूरा का पूरा जो ड्रेसिंग रूम है वो नीचे आ जाता है, फिर वहां से उभरना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो आरसीबी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो स्लो शुरुआत करें और फिर वो रिकवर करें। उनके पास उनकी टीम में वो गहराई नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली और उनकी टीम के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक बुलेट ट्रेन की तरह ही शुरुआत करें, तभी वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगे और तभी उनके चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। बिल्कुल, और जहां से ट्रेन बोर्ड करते हैं और जहां पे फिनिश करना, ये भी उस बीच के सारे स्टेशन को क्रॉस करने का काम विराट को करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी ट्रेन के सारे डिब्बे सही तरीके से लगे हों, और जो आप 11 डिब्बे उतारेंगे आज मैदान पर, उन 11 डिब्बों पे सबकी निगाहें भी होंगी। आरसीबी और मुंबई इंडियंस की अगर हम बैलेंस वाइज जाएं, तराजू पे रखें पहले टॉप 3 बैट्समैनों को, सब अगर हम मुंबई इंडियंस की तरफ से जाएं, क्विंटन डिकॉक और उनके साथ रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव। हम इधर अगर आते हैं आरसीबी की तरफ, तो विराट कोहली, देवेंद्र पडिक्कल अगर फिट हुए तो, और उसके बाद नंबर 3 पे हम यहाँ पर एबी डिविलियर्स को देख सकते हैं। कैसे आप देख रहे हैं दोनों टीमों के पहले टॉप 3 बैट्समैन को? मुझे लगता है कि आईपीएल में कि अगर दृष्टिकोण से देखा जाए राजीव, तो मुंबई का टॉप ऑर्डर ने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया है। रोहित शर्मा, डिकॉक एक स्वॉश बैटिंग प्लेयर हैं, उसके साथ नंबर 3 पर अगर सूर्य कुमार यादव आते हैं तो जिस तरह धमाकेदार एंट्री उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में की है,
उससे उनका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो पेस बॉलर्स के सामने भी पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी कर सकता है, स्पिनर्स को वो आसानी से बड़े बड़े शॉट्स उनके सामने वो लगा सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत फॉर्मिडेबल है मुंबई इंडियंस की टीम। पर आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि विराट कोहली, मुझे लगता है कि एबी डिविलियर्स को नंबर 3 पर आना ही होगा बल्लेबाजी करने के लिए। जी जी मेरे साथ एबी डिविलियर्स के सामने बस एक ही सवाल है कि जिस तरह का मैच रन चेस करते समय विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन रहता है, उस तरह का कंट्रीब्यूशन एबी डिविलियर्स के बल्लेबाजी में नहीं है। जी हालांकि टारगेट को सेट करने के लिए एबी डिविलियर्स का नंबर सबसे एक पर है। उनसे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं होगा आरसीबी के लिए टारगेट को सेट करने के लिए। पर रन चेज में मुझे लगता है कि उनको और ज्यादा मेहनत करनी होगी एबी डिविलियर्स को, ताकि वो विराट कोहली के कदम में कदम साथ 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 जी निभाएं। मैच जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको टारगेट चेस करना होगा, और चेस करते समय मुझे लगता है कि एबी डिविलियर्स को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो जो पोटेंशियल है उनके अंदर, उसको अचीव करने के लिए, जो विराट कोहली के अंदर नजर आता है राजीव। सवाल। लेकिन अब जो सबसे मजबूत पहलू है मुंबई इंडियंस का, वो है जिस नंबर पे ईशान किशन और पोलार्ड खेलते हैं, उस नंबर पे अगर हम आरसीबी के लिए जाएं तो फिन एलन उनके पास नजर आते हैं, और देन अजहरुद्दीन को उनको खिलाना पड़ेगा, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, मुश्ताक अली में बहुत अच्छा किया है। कैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ा एज ले जाती है मुंबई यहाँ पे ईशान किशन और पोलार्ड के साथ? बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर मुंबई का बहुत स्ट्रांग है, और वो फ्लेक्सिबल मिडिल ऑर्डर है राजीव। एक तरफ ईशान किशन, मुझे लगता है उनको नंबर 4 पर आना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 4 पर पोलार्ड, या फिर फ्लोटिंग अगर वो बैटिंग ऑर्डर रखेंगे तो हार्दिक पांड्या भी नंबर 5 पर आ सकते हैं। पोलार्ड को और ज्यादा नीचे आदमी रोहित शर्मा ढकेल सकता है। तो ये जो मिडिल ऑर्डर है वो डिसाइड करता है कि टारगेट कितना सेट कर सकता है, कर सकती है टीम। क्योंकि मिडिल ओवर्स में अब कंसोलिडेट करने की बात होती नहीं है। अब आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बाउंड्री हिटर्स हों, जो सिक्स हिटर्स हैं, और इसमें ईशान किशन हो या पोलार्ड हो या फिर हार्दिक पांड्या क्यों ना हो, इन तीनों में वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, चाहे वो स्पिनर्स के विरुद्ध हो या फिर सीमर्स के विरुद्ध हो। पावर प्ले खत्म हो जाए फर्क पड़ता नहीं है। 10 से अगर आप 4 ओवर का भी ब्लॉक ले ले राजीव, वहां पर भी मिडिल ओवर की जो अहमियत है बहुत ज्यादा हो जाती है। 5 ओवर से लेकर 8 ओवर तक की अहमियत बहुत ज्यादा है, 8 से 12 की अहमियत बहुत ज्यादा है, और 12 से 16 की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो मुंबई इंडियंस का प्रयास यही रहता है कि कम से कम 8 से 16 ओवर का जो फेज है, वहां पर मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर खेले, उनके साथ कम से कम एक खिलाड़ी टॉप ऑर्डर का भी रहे। तभी इसी वजह से मुंबई इतनी ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। आरसीबी की समस्या ये है राजीव कि वो नए खिलाड़ी को ट्राई करेंगे इस समय। फिन एलन का आपने नाम लिया, शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था बांग्लादेश के विरुद्ध। वो T20 मैच था, वो T10 मैच हो गया अंत में। वहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उन्होंने, 71 रन बनाए थे, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रही है आरसीबी की टीम। और डिपेंड करता है कि फिर एलन को जगह मिलेगी कि नहीं राजीव। क्योंकि अगर वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे तो उनको एक और एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ेगा आरसीबी को। तो हो सकता है कि उसमें एक ना एक मैं उसी पे आना चाह रहा था सबा, क्योंकि जो लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें, जहां पे ऑलराउंडर्स आते हैं, और 16 से 20 ओवर की क्रिकेट की बात करें, जहां मुंबई बहुत टीमों से आगे खड़ी नजर आती है। अब क्या मैक्सवेल और जेमिसन के आने से बॉलिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं आरसीबी को, और आपको वो बैट्समैन मिल रहे हैं जो बड़े शॉट्स लगा सके, 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सके? कुरनाल और हार्दिक को क्या ये जोड़ी आपको चुनौती देती नजर आ रही है, जेमिसन और मैक्सवेल की? मुझे तो लगता नहीं है राजीव, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अब कहाँ खेलेंगे, कौन कौन से नंबर पर खेलेंगे, कहीं भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी कुछ दिनों पहले अनिल कुंबले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पिछले साल किंग्स 11 पंजाब ने उनको खुली छूट दे दी थी ग्लेन मैक्सवेल को, कि आप जहां भी जाना है, जिस भी बैटिंग ऑर्डर पे जाना है, आप जाइए, बल्लेबाजी कीजिए। उनके लिए सही प्रकार के एनवायरनमेंट बना दिया गया था। उनको ये कहा गया था कि अगर कोई राइट हैंडर आउट होकर आता है तो आप जाइएगा बैटिंग करने के लिए, कोई अगर लेफ्ट हैंडर आता है तो आपके ऊपर निकोलस पूरन जाएंगे। वो मतलब है कि पैड पहन के तैयार बैठे रहते थे, पर रन हमेशा गायब है। और तो आप इस प्रकार के प्लेयर के ऊपर विश्वास दिखा ही नहीं सकते हैं। दूसरी छोर आपके पास हार्दिक पांड्या और कृणाल है, दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया, दोनों के दोनों मैच विनर्स हैं, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए राजीव। बिल्कुल। और अगर हम अब थोड़ी स्पिन डिपार्टमेंट पे जाएं, यहाँ पर यजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर, वही हम दूसरी तरफ जाएं तो वहां पर थोड़ा लैक आपको लग रहा है मुंबई कर रही है। राहुल चहर और पीयूष चावला में से कोई एक खेलेगा, और जयंत यादव को इसलिए खिलाना पड़ेगा क्योंकि मैच आप चेन्नई में खेल रहे हैं। एक ऑप्शन आपको चाहिए एक्स्ट्रा स्पिन डिपार्टमेंट में। आप दोनों लेग स्पिनर्स के साथ जाएंगे सबा, राहुल चहर और पीयूष चावला, या आप जयंत यादव के साथ जाएंगे जो थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं?
मैं जो आरसीबी का जो बैटिंग कॉम्बिनेशन उसको मैं देख रहा हूँ राजीव। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंडर्स है नहीं टॉप ऑर्डर में। अगर आप देखें तो जी। विराट कोहली है, सिर्फ देवदत्त को आप निकाल दीजिए तो फिर एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, डैन क्रिस्टियन, ये सब के सब राइट हैंडर्स हैं। जी। सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर वहां पर हो सकता है उनको ऊपर भेजा जाए। तो जयंत यादव एक अच्छे ऑप्शन होंगे क्योंकि पिछला साल उनका अच्छा रहा था, उनके पास वो कंट्रोल है, अच्छी फाइनल मैच भी गेंदबाजी कराया करते गया हैं, था उनको। जी। फाइनल मैच भी खिलाया गया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस को लगता है कि चेन्नई के विकेट पर उनको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। एक तरफ राहुल चहर और दूसरी तरफ जयंत यादव को मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टीम में, क्योंकि ये क्योंकि दो दो लेफ्ट हैंडर्स हैं आरसीबी की टीम में, देवदत्त और वॉशिंगटन सुंदर। पर अगर जयंत यादव को नहीं खिलाया जाए तो एक और ऑप्शन रहेगा आरसीबी के पास कि वो केन रिचर्डसन को खिला सकते हैं, एक और एक्स्ट्रा सीमर को राजीव, और डैन क्रिस्टियन को खिलाएंगे वो जरूर, क्योंकि डैन क्रिस्टियन एक ऑलराउंडर है, जो वो ऑलराउंडर के स्लॉट की भरपाई जरूर कर सकते हैं। जी। भारत के 3 सबसे तेज गेंदबाज इस मैच में खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए, नवदीप सैनी और सिराज आरसीबी के लिए। ये भी एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला होगा। सबा और ट्रेंट बोल्ट का साथ मिलेगा जसप्रीत बुमराह को, तो ये थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है एक लेफ्ट आर्म सीमर होने का। इस बार अगर आपने देखा होगा राजीव के हर एक आईपीएल टीम ने बहुत सारे पैसे में कई सारे लेफ्ट आर्मर्स को खरीदा है। हमारे मैं होम भी लेफ्ट आर्म करता था लेकिन सबा लेफ्ट स्पिनर था। पर स्पिनर स्पिनर को कोई चांस नहीं है राजीव अब। जी। लेफ्ट आर्म सीमर बहुत सारे लिए गए हैं। जी। मुंबई इंडियंस ने एक यंग सीमर को लिया है, मार्को जेंसन को, जो जो भी लेफ्ट आर्म सीमर है। आरसीबी ने डैनियल सैम्स को लिया था जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे 2019 बिग बैश में। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको कोविड हो गया है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाए। तो लेफ्ट आर्म सीमर का अगर आपके टीम में है तो उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुंबई की जो बॉलिंग यूनिट है, जो पेस बॉलिंग यूनिट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जसप्रीत बुमराह और उसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट। दूसरी तरफ जो दो स्पीडस्टर्स हैं आरसीबी के, वो है मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी। मुझे लगता है दोनों को मौका मिलना चाहिए क्योंकि दोनों के पास अब अनुभव हो गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, और विराट कोहली ने उनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर विश्वास दिखाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो मुझे लगता है वही सिलसिला यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। पर अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है सिराज और नवदीप सैनी को टी20 के फॉर्मेट में राज। सबब क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मैच भी शुरू होगा, क्योंकि ग्रैंड ओपनिंग हो नहीं सकती, खाली स्टेडियम है, लेकिन टॉस एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेन्नई के अगर रिकॉर्ड हम देखें 2019 में जो 8 मैच खेले गए उनमें से 50% मैच पहले बैटिंग करने वाली ने जीता और 50% मैच बाद में बैटिंग यानी रन चेस करने वाली टीम ने जीता। अब ऐसे में डायलेमा होगा रोहित शर्मा और विराट के लिए। आपको लग रहा है कि चेन्नई में क्या किया जाए और स्पिनर्स बढ़ाए जाए, रन चेस किया जाए? पहला मैच एक बड़े टूर्नामेंट का, टॉस कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं ऐसे में? टॉस इंपॉर्टेंट होगा राजीव। मुझे लगता है कि दोनों ही टीम प्रेफर करेगी चेस करना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद यहाँ पर चेन्नई में मैच हो रहा है। ये कहना बड़ा कठिन होगा दोनों ही टीमों को कि विकेट किस तरह से बिहेव करेगा। एक और बात ये भी है राजीव कि इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ नहीं है, बहुत कम मैचेस हुए हैं। तो चेन्नई का विकेट हो या फिर मुंबई का वानखेड़े का विकेट हो, तो यहाँ पर ओवर यूज हुआ नहीं है। जनरली इस आईपीएल शुरू होने तक बहुत सारे डोमेस्टिक मैचेस हर एक बड़े बड़े वेन्यूज में हो चुके होते हैं, और इसी वजह से विकेट ड्राई हो जाता है। और आईपीएल शुरू होने तक या फिर मिड आईपीएल में विकेट बहुत ज्यादा टर्न लेने लगता है। पर इस तरह का विकेट इस बार देखने को मिलेगा नहीं। मुझे लगता है कि स्पिनर्स के लिए उतना आसान नहीं होगा परचेज मिलना चेन्नई के विकेट में। तो ये भी ध्यान में जरूर होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर जब वो जाएंगे टॉस करने के लिए। पर आइडियली मुझे लगता है कि टीम प्रेफर करेगी यहाँ पर चेस करना। सवाल चलते चलते एक आखिरी सवाल, और ये सवाल इसलिए जहन में है क्योंकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ज्यादातर शहरों में। क्रिकेट जो होगी वो खाली स्टेडियम में होगी। लोगों से इस बात की गुजारिश भी की जा रही है कि आप जाएं और वैक्सीन लगवाएं। लेकिन अगर आप घर में रहकर और हमारी जो कंट्री है जो एफर्ट कर रही है उसको अगर आपको सहयोग देना है, आपको लग रहा है आईपीएल इज द बेस्ट ऑप्शन? एक क्रिकेट वैक्सीन आ चुकी है जो आप घर बैठे रोज ले सकते हैं। आप घर में रहेंगे तो लोगों से कम मिलेंगे और एक जो स्प्रेड होने की संभावना इस समय हो रही है उसको विराम लगा सकते हैं। आइडियल आप देख रहे हैं आईपीएल को? खिलाड़ी जरूर खतरे में होंगे, लेकिन अगर हम बड़े कैनवास पे देखें तो एक अच्छी चीज है कि आप वीकेंड पे 4 बजे से घर पे रह सकते हैं, और जब डेज मैचेस हैं तो फिर आप 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का पूरा मजा उठा सकते हैं। हाँ राजीव, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये जिस तरह से दूसरा वेव या तीसरा वेव भारत में देखने को मिल रहा है कोविड का,
उसके लिए एक अलग प्रकार की लड़ाई हम लोग को लड़नी होगी, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग घर में ही रहें। और घर में अगर आप रह रहे हैं तो इससे बड़ा एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है। आप पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर आप इस प्रकार के मैचेस देख सकते हैं, जहां पर अपनी आप टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। वही वहां पर एक हेल्दी राइवलरी आप फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, पर बहुत बड़ा चैलेंज है ये बीसीसीआई के लिए और हर एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि वो सिक्योर बाय बबल में रहना खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने आप को हमेशा फिट रखना, अपने आप को हमेशा अच्छे मेंटल स्टेट में रखना, ताकि आप अंदर जाकर परफॉर्म करें। कोचेस के लिए बहुत बड़ा काम रहेगा ये, किस तरह से अपने खिलाड़ियों को हमेशा मोटिवेट करते रहें, क्योंकि आसान नहीं होता है राजीव बाय बबल में रहना, होटल से ग्राउंड फिर वापस होटल में। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और मुझे पूरा विश्वास है और मुझे उम्मीद है, मेरी दुआएं हैं आईपीएल फ्रेंचाइजीज के साथ, प्लेयर्स के साथ, बीसीसीआई के साथ, कि ये जो आईपीएल 14 का जो सत्र है ये सफल रहे और बिना किसी इंसिडेंट के ये इस बार कंप्लीट हो जाए। पर हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई, अब बहुत बड़ा मौका है ये हम सब लोगों के लिए, घर पे बैठिए और भाई मजा लूटिए T20 का। बिल्कुल, और मैदान पर जो भी रणनीति बन रही है उसको आप टीवी पे देखें, और उसके बाद खेल नीति स्तबा और मेरे साथ जरूर सुने। हमारे साथ इस IVM पॉडकास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया स्तबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors on the network this week, Seat Tires and TheWholeTruthFoods.com. Thank you for your support. We did a bunch of cock and bulls this week. We had guests like Ayushi Amin and Puneet Pania for that. Besides that, Vasanti Hariprakash was on, as well as Jay Alani, a paranormal investigator. Really, really great week on Cyrus Says. Do check it out. Tune into This Round is on Me for an episode recorded from Gulmarg featuring one of India's professional alpine skiers, Arif Khan, who's looking forward to representing India at the Beijing Olympics. On The Habit Coach, Ashton has a chat with Kunal Rajput, the popular fitness trainer who recently completed 7 rounds of his Unlock workout series. The reunified, simplified gang of Tony, Naren, Chuck, and Shrika discussed NFTs on the latest episode. On The Millennial Athlete, Tanvi and Shlok looked back at all the England championships of the year so far and discussed the interesting highlights of the same. Also on Thale Harate, our Kannada podcast, Ganesh spoke to Archana Shyam of Antharanga Theatre in the latest episode. And on Kadai podcast, our Tamil show, Kavita Jiva shed light in another story about the bravery and excellence in the governance of the Pallava dynasty. And with that, I hope to see you again next week. Hi, I'm Zarina Poonawalla, host of the Empowering Series podcast on the IVM network. I happen to be a peak performance coach and leadership coach by profession, and I'm here to share with you productivity tools, life-altering techniques, and real-life hacks to help you achieve your maximum potential in everything you do, your relationships, professions, careers. So tune in every Monday to unleash your inner power. Be safe, be well, be empowered.